अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के हसूल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तें छीनने और दीगर सियासी जमातों में तकसीम किए जाने के बाद आज पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हसूल और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुत्तफिका तौर पर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इससे कबल दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने गुज़िश्ता समाअत पर पेश ना होने पर अदालत से माजरत भी की। बैरिस्टर अली जफर का दलाइल का आगाज करते हुए कहना था कि इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तारीखी फैसला देते हुए PTI को बल्ले का निशान वापस दिया गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देते हुए वापस ले लिया। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया कि हम ये केस किस हद तक सुन रहे हैं, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को आगाह किया कि अदालत ये केस कौमी असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों की हद तक सुन रही है। बैरिस्टर अली जफर का दलाइल देते हुए मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन को 6 दरखास्तें मौसूल हुई, जिसमें पहला नुकता ये उठाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं है। दूसरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त फराहम नहीं की। तीसरा नुकता यह था कि अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती तो दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दें। लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो फिर क्या होगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप बताएं ये नशिस्तें किसी और को क्यों ना दी जाएं। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि पार्टी ने बरवक्त नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी तो फिर क्या होगा। अगर नशिस्तें ज्यादा हों तो इजाफी नशिस्तों के लिए लिस्ट दी जा सकती है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप ने पहले ऐसा किया है, उनको नशिस्तें दी गई थी, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि बाप का हक ज्यादा होता है उनके लिए नशिस्तों को, इसलिए उनको नशिस्तें ज्यादा मिली, जिस पर अदालत में कहके लग गए। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि हमें बच्चा समझकर अपनी नशिस्तें दे दी जाएं। जस्टिस एजाज अनवर का रिमार्क्स देते हुए कहना था कि कानून यह है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। जस्टिस इरशाद अली ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 104 वाजे है कि जब पहली फहरिस्त होगी तो ही दूसरी फहरिस्त भी जमा करवाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर का दलाइल देते हुए कहना था कि बाप पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से एलामिया है कि कोई फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील का मजीद कहना था कि 0 जमा 0 0 ही होता है। बाद अज़ां वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया, जिसे सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तों को मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब इस सूरत हाल के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास मुतबादिल के तौर पर और क्या रास्ता है, इस हवाले से और भी कुछ दीगर खबरें जिन पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इन सभी इशूज पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मौजूद है, हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है PJ मीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हैं इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजमल जामी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जामी साहब आपका भी आपके वक्त के लिए। PJ मीर साहब सर, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, बहुत सारे इशूज हैं जिन पर मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि इस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी है, उनको और किसी से उम्मीद हो ना हो, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से कुछ अच्छे की उम्मीद थी, जो कि मुझे लगता है कि आज हवा हो गई। किस तरीके से देख रहे हैं सूरत हाल को? वो तो गए थे इंसाफ की तवक्को के साथ, लेकिन मुस्तरद कर दी गई उनकी दरखास्त। देखिए, रीसेट बटन तो हर जगह लग रहा है, तो अगर लग रहा है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करें। कि जब आप डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो अगर वो नहीं होगा, आप और घर के अंदर हम शायद शोर बचाते रहे, लेकिन आपका इंटरनेशनल इंप्रेशन क्या बनेगा? आपने इस चीज को देखना है, आपने हर एंगल को गेज करके देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग। देखो, अगर आप जिस मुल्क में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, वी आर नॉट द जज, वी वांट द राइट थिंग टू हैपन। अब एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ। वो इंडियन जज ने क्या कहा था कि वो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को दोनों को पता होता है कि सच्चाई क्या है, जज होता है ट्रायल के ऊपर। तो बेसिक दैट इज व्हाट द केस इज। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम यहाँ एक इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं। हम बिल्कुल वजीर आजम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये ठीक हो जाए, चीफ मिनिस्टर्स भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एक सिस्टम जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि फॉरेन इन्वेस्टर इधर आएगा? आपके पास रेके डिक का एक इंसिडेंट हो गया,
मैं तो सुप्रीम कोर्ट में था उस वक्त जब इनका जनरल मैनेजर उधर बैठा हुआ था, वो कहता, डू यू रियली थिंक वी वांट टू कम एंड डू बिजनेस इन पाकिस्तान? जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनकी वो विजुअल कराई थी उधर सुप्रीम कोर्ट में। द थिंग कि अगर हम इस तरह ही करते रहेंगे तो अब आप मुझे बताएं हम कहाँ आगे जाएंगे। हम इतने डिप्रेशंस के अंदर हैं, इतने इकोनॉमिक डिप्रेशंस, और आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये इश्यूज, ये इश्यूज तो बिल्कुल टिश्यूज बन गए। इश्यूज को तो कोई डील कर ही नहीं रहा। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आएगा, ये सीख के आए हैं, ये इमीडिएटली काम करेंगे। ओके, वी विल गिव देम टाइम, but at the end of the day we need to have some visual लेकिन सर जो ये लोग अपना आउटलुक बता रहे हैं ना कि हम माशी जो एक इमरजेंसी की सूरत हाल है व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी और हम उसको फिक्स करने के लिए आए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है? अगर आ सकती है तो आप तीनों मेरी रहनुमाई कर दें, क्योंकि ये जो कुछ मामला चल रहे हैं इससे लग तो नहीं रहा कि सूरत हाल आगे बढ़ेगी। मैं इसी नुक्ते पर जरा जामी साहब को शामिल कर लूँ। सर, किस तरह से देख रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट ने जो कहा है, आपका इसके ऊपर तज्जिया क्या है? क्योंकि इसके ऊपर एक ओपिनियन ये जरूर आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज अ पार्टी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया, तो जब पहली फहरिस्त नहीं जमा कराई गई तो दूसरी या सप्लीमेंट्री फहरिस्त जमा कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो राइटफुल डिसीजन है, जो फैसला आया है वो दुरुस्त आया है। इसकी वैल्यू ये है 5 रुकनी, चूंकि लार्जर बेंच है तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम। अगर कोई सिंगल बेंच होता या डबल बेंच होता तो और सूरत हाल होती, एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम द पेशावर हाई कोर्ट। इसलिए वो पीजे मीर साहब गालिबन इस जानिब हल्का सा उन्होंने इशारा किया था। अब ये मामला एक इखलाकी और सो कॉल्ड आईनी और कानूनी नजीरों के बीच फंसा हुआ है। एक पार्टी जिसके पास कौमी असेंबली में 90 से ज्यादा नशिस्तें हैं, एक सूबे में 2/3 से गवर्नमेंट बनी है, पॉपुलर वोट उनके साथ है, मकबूलियत उनकी सबको दिखाई दे रही है। अगर उस पार्टी को आप उनके उस मैंडेट से महरूम रख रहे हैं तो ये एक इखलाकी पैमाना तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। उनके मैंडेट उनके पास है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब बट क्या कीजिए, जो हमारा कानून और आइन है उसको हम वक्त और मर्जी के हिसाब से उसकी तशरीह करने के लिए जाने जाते हैं। वतन अजीज में हमेशा उन हालात और उस वक्त और उस जरूरत के मुताबिक इस आइन को तोड़ मरोड़ लिया गया है, उसके मुताबिक उसकी तशरीह कर ली जाती है। हालांकि बड़े वाज़ेह चीजें लिखी हैं। ये बात अपनी जगह फैक्ट है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वो फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, एंड दिस इज दी बिगेस्ट सेटबैक टू पीटीआई। इसी वजह से उसे कंटेस्ट नहीं कर पा रहे। दो चीजों की जाने में तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ जी। बाप पार्टी ने भी एक जमाने में उनकी 3-4 सीटें थी केपी में जी। तो बाप पार्टी ने भी एज सच कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। फर्क जरूर था, नहीं उसका वो आपने मुकालमा शायद मिस कर दिया पेशावर हाई कोर्ट के जज और बैरिस्टर अली जफर साहब का, जहाँ पे वो कहते हैं जी वो तो बाप थे ना, इसलिए मिल गई। ये नुक्ता उठाया है अली जफर साहब ने जी। वो थोड़ा सा फर्क जरूर था, लेकिन मोर और लेस यही सर्कमस्टांसेस थे, उन्हें मिला। ये अली जफर में तो कानूनी दलील, मैं तो आपको तारीखी दलील दे रहा हूँ कि मर्जी के मुताबिक आइन और कानून की तशरीह जब रिक्वायर्ड होती है उसे करना था, अदरवाइज बाप था, उसे सीटें मिल गई। लेकिन इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवेलेबल क़यादत है, ये कैमरा और माइक के सामने ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। और जिन फोरम्स पे, जिन मुहाजों पे इन्हें इन रियल कंटेस्ट करना चाहिए, वहां ये कभी तारीख ले रहे हैं और कभी ये ताखीर से पहुंच रहे हैं और कभी ये इनके पास कोई और उज़र होता है। सही। अभी आप अली जफर साहब की अपनी जो पेशियां 2 दिनों की, वो जरा ध्यान से देख लें, वो कहाँ पेश हुए और कहाँ पेश नहीं हुए। सो इज द केस विद बैरिस्टर गौहर एंड शेर अफजल मरवत। कैमरा, माइक, स्टूडियो, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी शोज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, they'll be too good, but in fronts के ऊपर जाके जो रियल कंटेस्ट आपने करना है वो तो आप करें, ताकि आप नहीं होती। बैरिस्टर अली जफर साहब कल पेश ही नहीं हुए और कल उन्होंने बाद में ये कहा कि मैंने तो पेश होना भी नहीं था, बाबर अवान ने पेश होना था। आज पेश हो गए और जाके माजरत कर ली। बाबर अवान साहब कहाँ गायब हैं? बाबर अवान साहब अखबार में एक कॉलम तो लिख रहे हैं, बाबर अवान साहब यूट्यूब पे नजर आ रहे हैं, लेकिन बाबर अवान साहब बसूरत दीगर का है। मैं तो उनकी तलाश में हूं। पॉइंट एंड ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि वाकई तैयारी के बगैर चले जाते हैं, कभी वक्त लेते हैं, कभी कोई और मामला हो जाता है। इम्तियाज गुल साहब, सर कैसे देख रहे हैं बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, जिसकी वजह से अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस क्लेम को डिस्कार्ड भी कर दें कि उनकी अभी भी और 180-182 नशिस्तें हैं, तब भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो ना इधर की है ना उधर की है। जो रिजर्व सीट्स है उनका मामला भी हमारे सामने फंसा हुआ है। अब ऑप्शंस क्या हैं पीटीआई के पास या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास, उस पर भी बात कीजिएगा, क्योंकि अब अगला स्टॉप तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही है। देखिए, अजमल ने मेरे ख्याल बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम मामला
बयान कर दिया है। हम यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की, आइन की, कानून की मोशगाफियाँ तलाश कर रहे हैं, तकनीकी उसमें से नुक्ते निकाल रहे हैं। असल जो इशू है वो ये था कि जी आपने पीटीआई को बाहर रखना है, पीटीआई को मार्जिनलाइज करना है। तो वो मुख्तलिफ तरीकों से हो चुकी है। वो सिलसिला बल्ले से शुरू हुआ, इंतखाबात वक्त पे ना होने से शुरू हुआ, और अभी नोटिफिकेशंस पे जाके कहीं ख़त्म हुआ कि जहाँ जहाँ इनको लगता था कि मामलात गड़बड़ हैं, वहाँ उन्होंने इंतखाबी जो जीत थी कैंडिडेट्स की, वो उसका उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि जी अब ये ट्राइब्यूनल में आप चक्कर लगाते रहें। बुनियादी मसला है अखलाकियात का कि जिन पार्टियों ने नशिस्तें हासिल कर ली हैं मखसूस, क्या उनको ये जेब देता था कि वो ये नशिस्तें ले लेते? उनको चाहिए नहीं था कि वो कह देते कि हम अदालत में जाके कहते, इलेक्शन कमीशन में कहते। सर वो तो इलेक्शन कमीशन में मांगने गए उन नशिस्तों को, आपको पता है सबके वकला गए हैं ये कहने के लिए कि ये नशिस्तें हमें दे दें। जी, तो बुनियादी तौर पे मसला है कि आपने पीटीआई को मार्जिनलाइज करना है। अखलाकियात नाम की हमारी सियासत में कोई चीज़ नहीं है। दुश्मन को हर हाल में जेर करना है, और उसके बाद आप टेक्निकलिटीज न तलाश करें। रूल ऑफ लॉ की, आइन की यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। सामने दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ सर टकराएंगे, सर टकराने के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर थोड़ा सा इस इशू पे एक और सवाल करके अगले इशू पर जाएंगे कि जो भी है मामला इस वक्त, अगर ये भी बात ऐसे ही है कि उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश थी, तो फिर भी तैयारी में कमी तो कहीं ना कहीं साबित हुई ना। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाकई एक ऐसी जमात है जिसके प्लेटफॉर्म से एक भी कैंडिडेट ने इलेक्शन नहीं लड़ा मुल्क भर में, तो फिर उस जमात का इंतखाब क्यों किया गया? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।